अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाक भारत हालिया तनाज़े के बाद खित्ते में जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दिफाई, आबी, मुआशी और सिफारती सब पर महाजराई हो रही है। भारत जो खुद को खित्ते का थानेदार और सबसे बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता आया, आज अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर शदीद दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान खामोशी से मगर वाज़ेह हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां उसकी अस्करी तैयारी, आलमी ताल्लुकात और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नुमायां होता जा रहा है। गो के इस वक्त पाक भारत सीज़ फायर को तकरीबन 20 रोज हो चुके हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह खतरा मुकम्मल तौर पर टल चुका हो। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकस्त तस्लीम करने के बजाय इस सारे मामले को सियासी तरफ मोड़ दिया है और ऑपरेशन सिंदूर को इंतखाबी मुहिम में बदल डाला है। उनकी बकौल ये ऑपरेशन अब भी जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान माजी करीब की तरह पूरी तरह तैयार भी है और भारतीय अज़ाइम पर नजर भी रखे हुए है। इस मुतालिक आज ही चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अहम बयान भी सामने आया, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाक भारत कशीदगी बरकरार भी है और यह तनाव बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती का सबब भी बन सकता है। कोके मोदी सरकार इस मामले पर वोट बैंक बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन अब हर रोज ही ये कोशिशें रायगाह होती जा रही है, क्योंकि भारत में वो आवाजें तवाना हो रही है जो मोदी के दावों का पोल खोल रही है। इस मुतालिक भारतीय पसपाई का सवाल मोदी की अपनी जमात के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी की जुबानी भी हो गया है, जिन्होंने यह तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। साथ ही उन्होंने फ्रांसीसी तैयारों के नाकस होने और चीनी तैयारों की बर्तरी को भी मान लिया है। इस इतराफ से यह जाहिर होता है कि भारत के दिफाई फैसले भी सवालिया निशान बन चुके हैं, जिसकी तस्दीक भारत की अस्करी क़यादत भी कर रही है। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह AP सिंह ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि इंडिया में होने वाले दिफाई मुआहिदे सिर्फ कागजी वादे होते हैं। इस मुतालिक फ्रांसीसी फौज का भी पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आ गया है, जिसमें राफेल तैयारों से मुताल्लिक बात की गई है। पाक भारत जंग में राफेल की तबाही के हवाले से पूछे गए सवाल पर फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना था कि वाक़े की तफसीलात अभी गैर यकीनी है और बहुत से पहलू तस्दीक तलब हैं। उन्होंने कहा कि राफेल की कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस सूरत हाल को बगौर देख रहा है और अपने शराकतदार इंडिया के साथ बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। तर्जुमान का कहना था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में सैकड़ों तैयारों ने हिस्सा लिया। फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाह है। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज के 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विसेज के दौरान पहला वाकया होगा। इन बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि भारत की दिफाई बुनियादें सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी से नहीं, बल्कि अंदरूनी करप्शन और नाअहली से भी कमजोर हो चुकी हैं। इस दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली हर सतह पर मुतहरिक दिखाई देती है। पाकिस्तान एक मुतवाज़ी महाज पर पानी के मसले पर भी अपने कौमी मुफादात का मजबूत दिफा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पास 13,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जिनसे मुल्क का आधा पानी हासिल होता है और ये वसाइल भारत के एकतरफा फैसलों की नजर नहीं हो सकते। यानी भारत की आबी जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने सिफारती और अस्करी दोनों महाजों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दूसरी जानिब भारत खित्ते में अपनी सिफारती साख बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, मगर कामयाबी के बजाय उसे नाकामी का सामना है। इस मौका पर चीन और रूस जैसे आलमी खिलाड़ियों का पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ ताउन भारत के लिए एक और परेशान कुन पहलू है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस CFR ने भारत की गिरती हुई साख और जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में मोदी हुकूमत की इजारादारी खत्म हो रही है और जनूबी एशिया ने भारत को मुस्तरद कर दिया है। ताज़ा सूरत हाल में चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए हैं। इस तरह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जो भारत के पुराने इत्तेहादी हैं, अब चीन के साथ जुड़ रहे हैं। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने शेख हसीना को पनाह भी दी, जिसके नतीजे में बांग्लादेशी अवाम में शदीद गुस्सा और भारत मुखालिफ जज्बात पैदा हुए हैं। मालदीव में इंडिया आउट तहरीक कामयाब हो गई है और हुकूमत ने चीन से दोस्ती बढ़ा ली है। CFR रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कम्युनिस्ट हुकूमत का चीन की तरफ झुकाव नजर आ रहा है, जहां भारत को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है। श्रीलंका के नए सदर ने भी चीन की मईशत को मॉडल करार दे दिया, जो कि भारत की सिफारती शिकस्त करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब भारत का मजबूत इत्तेहादी समझा जाने वाला रूस भी पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय मौके पर कान नहीं धर रहा। अरब मीडिया के मुताबिक रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में पेशरफ्त से भारत को सिफारती सतह पर एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर होकर रूस ने पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। इस बदलती सूरत हाल के नतीजे में
खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया है। अरब न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान और रूस के माबैन $1 अरब की दो तरफा तजारत होगी। इस तरह पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वस्ती एशिया से रवाबत में पाकिस्तान के अहम किरदार का रूस मुतरफ है और इसके पेश नज़र पाकिस्तान और रूस के माबैन बॉर्डर ट्रेड का नया निज़ाम भी ज़ेर गौर है। रूस से रियायती नरखों पर तेल और गैस की दरामद पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ करार दी जा रही है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मजमूई तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। भारत अब महज नारों और झूठे दावों पर खड़ा है, जबकि पाकिस्तान ने दिफा, सिफारतकारी, मईशत और इलाकाई ताल्लुकात में मजबूत बुनियादों पर अपने कदम जमाना शुरू कर दिया है। इस मुतालिक पाकिस्तान मजीद क्या इकदाम कर सकता है और मजीद भारत की तरफ से, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत क्या मजीद कोई मिसकैलकुलेशन या जारहियत कर सकता है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सारी बताएगा कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी कहा है कि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खतरा अभी भी मौजूद है, जबकि नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा खतरा मौजूद है कि भारत की तरफ से फिर कोई जारहियत या मिसकैलकुलेशन की जाए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो भारत ने जिस नोट पे ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था, तो भारत को ना सिर्फ शिकस्त हुई, बल्कि काफी सारा उनका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका जख्म अभी तक भरा नहीं है। और ये जख्म जो है, इन्हें काफी सारे फ्रंट्स पे बर्दाश्त करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि भारत अभी तक कोई सुख चैन से बैठेगा नहीं। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी नाकामी होती है कि आप इतनी बड़ी फ़िज़ाइया अपनी मतलब एयर फ़ोर्स लेकर आप आएँ, इतनी बड़ी आर्मी आपकी हो, जो दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर का दर्जा आप समझते हैं आपका है, और एक ऐसी एयर फ़ोर्स से आपको नुकसान हो जो कि आपके नंबर्स में आपसे आधी से भी कम है। और जहाँ आप बात करते हैं कि आपने टू फ्रंट वॉर करनी थी और चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट, वहाँ एक फ्रंट पे भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मोदी और उसकी जितनी भी काबीना है, उनको शिकस्त का सामना हुआ है, उनका ज़ख्म काफ़ी गहरा है। तो वो सुख और चैन से नहीं बैठेंगे, ना वो खुद बैठेंगे, ना ना हमें बैठने देंगे, और इस रीजन के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ये तो ज़रूर कहा है, और साथ ये भी उन्होंने कहा था कि फोर्सेस जो हैं वो अपनी नॉर्मल लोकेशंस पे चली गई हैं। तो देखें, जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं उनका नॉर्मल लोकेशन पे जाना, वो ऑप्टिक्स है, वो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा ज़मीनी जंग हमने देखी भी नहीं। ये अब जो जंग होगी और जितनी हम पिछले अरसे में देखते आए हैं, उसमें फ़ज़ाइया या स्पेस एरोस्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनका ज़्यादा अमल दखल हम्म। होगा, और वो उस चीज़ को ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉय करेंगे, जिसमें स्पेस होगी, साइबर स्पेस होगी, और आपकी एयर फोर्स होगी, आपके मिसाइल होंगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी। हम्म। तो मोदी जो है वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसको ज़्यादा हार्नेस करें, और पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे वो अपने अवाम को तसल्ली दे सकें। क्योंकि अवाम भी बड़ी बेकरार है, और ज़ाहिर बात है उनको भी एक शर्मिंदगी का सामना है ज़ाहिर है कि सर, भारत राफेल को जैसा भारत जहाज़। को यह है 2019 से 2025 6 साल गुजर गए। एक पाकिस्तानी त्यारे की तलाश है कि एक पाकिस्तानी त्यारा जो है वो गिराने की उनकी ख्वाहिश है, जो अब तक उनकी पूरी नहीं हो पाई और आगे भी इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। आज तो बीजेपी के ही रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने राफेल समेत 5 त्यारे भारत के गिराए हैं। ये बड़ा एतराफ़ है भारत के अपने कैंप के अंदर से, बीजेपी के अपने कैंप के अंदर से बड़ा एतराफ़ आया है। तो अब दुनिया तो मान रही है लेकिन भारत नहीं मान रहा था, तो अब भारत के अंदर से भी लोग मान रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो जहाज़ आप जब एयर टू एयर बैटल करते हैं और उसमें जो जहाज़ गिरते हैं, उसकी वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट होती है। एक तो होता है कि आप ग्राउंड पे जहाज़ मार दें या मिसाइल मार दें या कोई बॉम्ब मार दें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो एक फ़ज़ाइया या एक एयर फ़ोर्स का जो पूरा इम्तियाज़ होता है, वो ये होता है कि हवा में आप किसी जहाज़ को मारें, और वो आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म को ज़ाहिर करता है, वो आपका रिज़ॉल्व ज़ाहिर करता है। उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। पहले तो ये जहाज़ क्योंकि आपकी सरहदों के अंदर आते थे, तो वो ऊपर डॉग फाइट हो रही होती थी और गिरते हुए भी नज़र आते थे। अब ये बियॉन्ड विज़ुअल रेंज आप मारते हैं, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है।
और इससे ये है कि दूसरी एयरफोर्स जो है जिसका जहाज गिरता है हवा में, वो हिल जाती है। उसका जी हाँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसे इधर इम्बैलेंस हो जाता 72 है। घंटे और भारतीय फिजाइया जो है वो ग्राउंड हो गई थी जब पाकिस्तान ने उनके 5 टैरे गिराए थे। 72 जी, घंटे तक बिल्कुल। उनकी फिजाइया को हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एयरबॉर्न हो सके दोबारा से। तो अब दोबारा से जी। एक मिसकैलकुलेशन के बारे में सोचना, आप समझते हैं कि इस टाइम ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो भारत ने अभी हासिल की नहीं है। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हमें जो एज है उसमें उसमें तो भारत अभी एट पार है ही नहीं है, तो वो कैसे दोबारा से आ सकता है? जी, बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। देखें, आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता क्योंकि उन्होंने अगले 3-4 दिनों में पहले दिन जब उनके इतने राफ़ेल तैयारे गिरे, तो उन्होंने कहा जहाँ 2-3 गिर सकते हैं, वहाँ पूरा स्क्वाड्रन भी गिर सकता है। वो जी ना हाँ। सिर्फ़ उन्हें पीछे ले गए, बल्कि अगले 3 दिनों में राफ़ेल का इस्तेमाल बिल्कुल नज़र नहीं आया। और ये यही इम्पैक्ट होता है जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप पहले 1 घंटे में, आधे घंटे में किसी दुश्मन के उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उनके हाईटेक जहाज़ अगर आप गिरा दें, तो उसका इम्पैक्ट पूरी एयर बैटल पे नहीं होता बल्कि वॉर पे होता है और आप जनरली वॉर जीत जाते हैं। तो ये हमारी जीत भी इसी वजह से थी कि हमने शुरू में ही उनके 5-6 तैयारे गिरा दिए जी और हाँ। जिनको हमने क्लेम किए वो बिल्कुल सच्चे किस्म के क्लेम थे और उनकी वेरिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, आज की सैटेलाइट के दौर में, आज की टेक्नोलॉजी के दौर में आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आपको इमेजेस नज़र आ जाती हैं। ऐसा ही है। सारी दुनिया ने तस्लीम किया। आपने वो 3-4 दिनों में देखा जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी लीडरशिप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे के लिए आए। उसके बाद उनके बहुत बड़े एनालिस्ट हैं स्वामी साहब, प्रवीण स्वामी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी 3 से 4 जहाज़ जो कश्मीर एरिया में गिरे हैं, 1 राफेल बठिंडा पे गिरा है। तो ये चीज़ें और प्लस इंटरनेशनल जितना ट्रस्ट था, उन्होंने ये बात बिल्कुल तस्लीम की कि 1 टू 8 की जो बैटल है, वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जीती है और इंडिया को उसमें ना सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके राफ़ेल और हाई टेक्नोलॉजी के जो तैयारे थे, वो गिरे हैं और पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा। और 2019 से क्या बल्कि उससे पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया का ये कोई तैयारा हवा में नहीं मार सके और ये एक बहुत अच्छी तरबियत की निशानी होती सही। है। ये एक आप कहिए कि एक जीत है हमारे लिए कि हमने एक तैयारा भी हवा में उनके किसी जहाज़ ने हमारा नहीं गिराया और आबिद और साहब ये हमने तय दर पे उनके तैयारे गिराए हैं। वो शो करता है आपकी ट्रेनिंग को, आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म को और मैं नहीं समझता कि सही। अगले 5 से 10 सालों में ये कोशिश भी करेंगे कि अपने कोई हाईटेक तैयारे या कोई एयर बैटल करने की कोशिश करें फ़िज़ाइया के अगेंस्ट क्योंकि उनको सिर्फ़ शर्मिंदगी और शिकस्त के अलावा और कोई चीज़ नहीं हासिल होगी। बिल्कुल और वो सर, और जितनी दूसरा सर टेक्नोलॉज़ी अब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ये के पास मौजूद है और चाइना के इश्तराक से जो आगे भी इंशाअल्लाह हमारे पास आने वाली है, मेरा ख़्याल में हम उनको एयर टू एयर की बैटल में तो चेकमेट कर चुके हैं। और जिस तरह की हमने एम्प्लॉयमेंट की और जो टेक्नोलॉजी की सिंक्रोनाइज़ेशन और नेटवर्किंग और इंटरऑपरेबिलिटी उन्होंने देखी एग्जैक्टली। हमारे इस्तेमाल में मैं नहीं समझता कि अगले कई सालों तक हिंदुस्तान की जो फ़ज़ाइया है या हिंदुस्तान की जो एयर फ़ोर्स है, वो कोशिश भी करेगी कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स का सामना करे। सही है। वो इनडायरेक्ट तरीके से ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जहां आज कुछ बड़ी अहम सजाएं हुई हैं। तहरीक इंसाफ के एक MNA को सजा हो गई है जो कि नाअहल होने जा रहे हैं। ऐसे कई मजीद लोग भी हैं जिनकी नाअहलियाँ जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में अब मुज़ाकरात की बात फिर से जोर शोर से की जाने लगी है। किससे मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कुछ लो कुछ दो, मुज़ाकरात, मुफाहमत या मुज़ामत के दरमियान फंसी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पा रही कि मुज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, सियासी स्पेस कैसे लेनी है। चूंकि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है तो उन ताकतों से जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं करना चाहती, बल्कि तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम है कि वो सिर्फ सियासी लोगों से बात कर सकते हैं, जबकि सियासी हुकूमत से तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहती कि तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके पास ताकत नहीं, इख्तियारात नहीं। इन्हीं जो है कन्फ्यूजन और मखमसों के अंदर फंसी तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज 9 मई का एक केस था इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का, जिसमें तहरीक इंसाफ के 11 लोगों को सजाएं हुई हैं, जिनमें एक MNA और एक साबिक MPA भी शामिल हैं। और इन सज़ाओं के बाद तहरीक इंसाफ के मज़ीद MNAs और अरकान असम्बली के खिलाफ सज़ाओं का सिलसिला भी शुरू होने के हवाले से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, तहरीक इंसाफ से कहाँ गलती हो रही है, रास्ता कैसे निकलेगा, बात करके हमारे साथ मौजूद है PTI के वकील फैसल चौधरी।
बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या ये तय पा चुका है, क्या ये हतमी फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एक एहतजाजी तहरीक चलानी है, या फिर अभी भी मुफाहमत को एक आखिरी मौका मिल सकता है? देखिए, जो इमरान खान साहब के ने पैगाम दिया है उसमें ज़रा बातचीत के दरवाजे तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं करती है। इमरान खान साहब ने कल भी ये इंदिया दिया है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनके दरवाजे खुले हैं। और वो इसके लिए जो है मामलात को कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं करती है। जो तहरीक चलाने का फैसला है वो भी उन्होंने दिया दिया है कि वो तहरीक जो है वो चलेगी और इस वक़्त जो है वो कुल पाकिस्तान में जो है वो मुज़ाहरे भी होंगे और उस तरह का भी मामला चलेगा, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाज़े तो कभी भी बंद नहीं होते। लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात के लिए खान साहब जहां बात करना चाह रहे हैं, वो खान साहब से बात नहीं करना चाह रहे। वहां से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आपने बातचीत करनी है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे सियासी लोगों से आप बात करें, हम बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं एज़ ए पॉलिटिकल कमेंटेटर या मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सियासी जमातों से ही बात होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट जो है उससे डायरेक्ट होके उनकी टैसिट अप्रूवल के बगैर तो बात नहीं होगी। लेकिन एवेन्यू जो है तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से बात करके मिलेगा और उससे पहले अपोजिशन अलायंस का जो है अभी जो इमरान खान साहब की जो कैदोबंद की सोबतें हैं उसमें उनकी पार्टी ने बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि दे हैव मिस्ड द बोट, तो बहुत सारी किश्तियां ये उन्होंने बसें मिस कर दी हैं। और अभी उनके लिए एक आपको पॉलिटिकल हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो कि इस वक़्त नापैद है। जब तक आप दूसरी पार्टियों को नहीं लाएँगे और अकेली पीटीआई जो है, वो जद्दोजहद कर रही है पिछले 2 ढाई साल से, 2022 ऑनवर्ड्स तो जद्दोजहद हो रही है, मार भी खा रहे हैं, कारकुनान भी, लीडर भी और अभी 9 मई की सज़ाएँ भी शुरू हो गई हैं। जी हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़हन में रखते हुए आपको देखिए इस्लामाबाद के सियासतदान थाना जो रमना में भी आज कुछ जो केसेस थे वहां के सजाएं हुई हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने तो आपको पिछले हफ्ते भी बता दिया था कि जो मामलात आइंदा मैं आने वाले महीना 40 दिनों में देख रहा हूँ कि सियासी मंज़रनामा काफ़ी हद तक बदल जाएगा और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को अगर सामने रख के आप फैसले ना करें तो उसका नुकसान होता है, जो कि हुआ है और हो भी रहा है और आइंदा भी शायद होने का एहतमाल है। एक एमएनए को भी सजा हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ज़ाहिर है सजा लंबी है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी बनती है। और जो एक बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आने वाले दिनों में जब उन्हें सजाएं होना शुरू होंगी। तो क्या समझ रहे हैं, कितना खतरा है तहरीक इंसाफ को, क्या खदशात हैं, क्या खतरात हैं कि कितने आपके जो एमएनएज या एमपीएज डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? वो 50-60 की बात भी लोग कर रहे हैं। ये बात जो है मैंने ही समरी ये की थी सबसे पहले और मैंने ही आपको ये दिया दिया था और मैं उस पे कायम हूँ। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस 9 में नॉमिनेटेड हैं और वो इलेक्टेड हैं, उनके सर पे डेमोक्रेसी स्वॉर्ड कहते हैं इसको, हम्म। वो लटकी हुई है और उनको सज़ाएँ हो जाएँगी और फिर जो ज़मीनी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, वो इलेक्शंस जो हैं वो फॉर्म 47 जैसे इलेक्शन होने, इलेक्शन तो कोई फेयर इलेक्शन नहीं होगा। उसमें जो मामलात होंगे वो आपके सामने वो तो होंगे। अली बिन गंडापुर का नाम भी है इन केसेस के अंदर, तो उनके लिए भी फिर खतरात आप देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर पार्लियामेंटेरियन है ना, वो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। हम्म। नहीं, ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन है ना, तो सूबे का वज़ीर आला भी है। अगर उन्हें भी सजा होती है तो फिर तो उनकी सीट भी खतरे में आ सकती है। जो चीज़ हो सकती है वो होगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि फिर इसका मतलब तो ये तहरीक इंसाफ के पास जो एक स्पेस है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर है सियासी स्पेस तो तहरीक इंसाफ खुद शिकवा कर रही है कि श्रिंक होती जा रही है और ऐसा है भी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक इंसाफ के पास स्पेस है, वो स्पेस भी फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है उससे महरूम हो जाएगी। वो स्पेस स्क्वीज़ होगी बिल्कुल, इसमें ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि हुकूमत जो है वो ख़ासकर ये एस्टेब्लिशमेंट भी जो पाकिस्तान इंडिया के 10 मई के बाद जो ज़मीनी हकायक है काफ़ी बदले हैं और इन हकायक को सामने रख के ही कोई फैसला किया जाता है ना जी। सियासत में ज़ाहिर है आप प्रिजम्पशन पे या उम्मीद पे या एक्सपेक्टेशंस पे तो नहीं हिकमत अमली बनाई जाती। तो ये चीज़ें जो मैकेनिज्म इस वक्त बन रहा है उसमें इस हुकूमत को की डिपेंडेंस जो है वो दूसरी अपोजिशन पार्टियों पे कम करने की या जो एक सही है वो होगी और उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है
कि ऐसी सूरत हाल तेजी से बदलेगी और पीटीआई के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए तमर जज्बातियत जो होती है ना, जी हाँ। उसका नुकसान होता है। अगर आप फील्ड मार्शल बनने के बाद भी जो बयानात हैं, बेहतर होता अगर मुबारक नहीं देनी थी तो चुप कर जाते हम लोग। हम्म। तो वो भी एक होता है। देखिए, इस तरह से अगर जज़्बाती बयान आप देंगे, उसका नुकसान हुआ है। कारकुनान को भी हुआ है। 17 शहीद हुए हैं हमारे कारकुनान 26 नवंबर को और कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं पब्लिक कि मामला फहमी की आप अपराइज़िंग की बात कर जो रहे हैं, आप जो मामला फहमी की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसके इदराक की बात कर रहे हैं, ये इदराक है नहीं या जानबूझ के इस हकीकत को जो है वो तस्लीम करने से इनकारी तरीके इंसाफ? यानी वो किस नहीं, उम्मीद पे बाहर बैठे जो हैं, है, किस जो उम्मीद पे बाहर बैठे हैं? वाली लीडरशिप है, जी। उसमें तो बहुत कम। उसकी वजह ये है ना कि आप तनकीद शुरू कर देते हैं बिला वजह और लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, लोगों को क्या-क्या लक़ब दिए जाते हैं और फिर हम्म। उसमें फैमिली भी शामिल हो जाती है। तो तकलीफ़देह बात होती है ना उन लोगों के लिए जो रज़ाकार हैं सारे, कोई तनख्वाहदार तो है नहीं। इज़्ज़त ही माँगते हैं। आप अगर इज़्ज़त भी नहीं देंगे और इन हालात में नहीं देंगे तो फिर हम्म। बाकी तो बाद की बात है। इस वक़्त जो है वो इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी मतलब जो ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सकी पीटीआई, वो फेलियर है मौलाना फज़ल रहमान साहब पे डाल देना और हम्म। उनका ये अंदर ये बताना कि सारा कसूर ही उनका है। तो ये तो गलत बात है ना। हम्म। आप इसका मतलब है कि बाहर की रियलिटीज़ उनको नहीं जाती सही तरीके से और फिर अगर आप उनको ये कहेंगे कि हर वक़्त 4-5 लाख आदमी बाहर निकलने को तैयार है, इतनी बड़ी तादाद को छोड़े लाख, 1.5 लाख बंदा भी, अगर लाख बंदा भी निकलने को तैयार हो, तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंदा कहाँ पे निकलेगा? मौसम भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, बिल्डअप भी नहीं है और बिल्डअप करने की कैपेसिटी भी कोई नहीं है इस वक़्त। कौन तो ये करेगा? कौन अली मशवरे अमीन दे रहा है साहब। खान साहब को ये कि फिर से एक तहरीक चलाई जाए? खान साहब ज़ाहिरा खुद भी ग्राउंड रियलिटीज से जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है। ज़ाहिरा उन्हें जो बताया जाता है वो उसी की बेसिस के ऊपर फैसले करते हैं। तो फिर ये कौन खान साहब को ब्रीफ कर रहा है जाके? अरे वो यही पार्टी ओहदेदार ही है ना जो जाते हैं, जो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इनके पीछे छुपते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हालाँकि इनके कहने पे देखिए इमरान खान साहब खुद हो ना समर, फिर और बात है। उनके लिए 5 लाख बंदा भी निकल आएगा। इमरान खान साहब की ज़ात इतनी मज़बूत है, वो इतने रेलेवेंट हैं, इतने वो पावरफुल हैं, इतने वो मकबूल हैं कि उनके लिए बंदा निकलना जो है ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मौजूदा ऑर्गनाइज़ेशन है ये बहुत वीक है और इसमें जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर बिल्कुल वो निशाने पे रहते हैं। आलिया हमज़ा के लेटेस्ट आपने एपिसोड देख लिया है। हम्म। तो वो तो इस किस्म की जो वो तो पार्टी बन गई जिसके है। अंदर पंजाब अपने में इतने कमेटी, रिफ्ट्स एक हैं। 9 रुकनी कमेटी अनाउंस हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है और सलमान अकरम राजा ही उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अली हमजा 2 पार्ट हैं उस कमेटी का। देखिए, बात ये है कि वो सलमान अकरम राय साहब करें, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आती सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ऑफ पंजाब की भी कमेटी हेड करेगा तो कल वो यूनियन काउंसिल की भी कमेटी हेड कर लें। हम्म। तो इश्यू ये नहीं होता, इश्यू ये होता है कि इन सब बातों का कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप देखा सोशल मीडिया पे गालियाँ दे रहे हैं, ये तो उससे फ़ायदा कोई नहीं होना। आपने लड़ाई तो आप कर नहीं सकते, ठीक है ना? आपने आपको अक्ल से ही काम करना है, तो ये अगर तो क्या करना नहीं है तहरीक कोई साफ को? करना क्या है तहरीक साफ को फिर? सर, फैसल तहरीक रशाद। इंसाफ को सियासत करनी है। उनकी मज़ामत भी सियासी होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को इस वक़्त पता ही नहीं है करना क्या है। तहरीक इंसाफ डायरेक्शनलेस है इस वक़्त। उनको कोई ना उनकी कोहेरेंस है, ना स्ट्रैटेजी है, ना लाएमल है, ना वे फॉरवर्ड है और वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप देखें ना, हम वर्कर जो हैं, हम हमें तो ज़्यादा लीडरशिप गाइड करती है ना सर, वर्कर्स को। लीडरशिप वर्कर्स को फ़ॉलो करनी शुरू कर देती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है, भाग जाते हैं सारे। इस तरह से बकरी होने से तो काम नहीं चलता। फिर ये है कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, आपको समझाना पड़ता है। जो समझदार लोग हैं, जो ये काम कर सकते हैं, ये गौहर हो गया, अली अमीन, असद कैसर वगैरह, उनको तो नज़दीक नहीं लगने देता कोई। फिर आप जो है इस चीज़ को, पार्टी को भी मुतहर्रिक, खुद आप मुझे बताएँगे ना, जो जनरल सेक्रेटरी है उसके हल्के में कितनी रैलियाँ निकली हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के हल्के में कितने लेकिन ज्यादा निकली तो हैं। इस वक्त फैसला साजी जो है वो अलीमा खान साहबा के पास नहीं है। ज्यादा अहम फैसले तो वो नहीं कर रहे पार्टी के मामलात को। डिफेक्टो इस वक्त अलीमा खान साहबा नहीं है क्या? देखिए, हमें तो नहीं पता कि लीमा बीबी या पार्टी के फैसले कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो फिर उनको ओहदा देना चाहिए फिर, ताकि सारे फिर एक मामला कन्फ्यूजन तो दूर हो ना। हम्म। लीमा बीबी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है, लोग निकलते भी हैं, उन पे एतबार भी करते हैं और दिलेर भी हैं। तो फिर उनको कोई ओहदा दे दें ताकि वो खान साहब उनको अपॉइंट कर दें, ताकि फिर जो है वो कन्फ्यूजन तो खत्म हो ना लोगों में। फिर जो वो कहें या जिस तरह से उन्होंने चलाना है, फिर अपनी टीम बनाए वो चलाएँ।
अच्छा है चलाना। अगर इमरान खान साहब की रिहाई तो ज़रूरी है ना। हलीमा सही खान है। के लाएँ तो वो फैमिली में है, हमारे कल्चर तो ऐसा ही है। वो मौरूसियत तो नहीं होगी, मजबूरी तो इस वक़्त है। और हलीमा बीवी हैं भी, बोल्ड भी हैं, स्टांस भी है उनका, लोगों में पॉपुलर भी हैं। तो वो अगर चलाएँ तो फिर उनको कोई ओहदा मिलना चाहिए ताकि वो आगे ये कन्फ्यूजन खत्म हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, फैसला कोई और ले तो फिर से तो तो ये आप फिर मामला गड़बड़ ही तो ये होता है। आप इस नतीजे पर तो पहुंच चुके हुए हैं, ये तो आप इस चीज़ पे तो कन्विंस हैं कि मौजूदा जिस तरह से तरीके साहब की जो हिकमत अमली, जो सियासी उनकी स्ट्रेटजी चल रही है, उसमें ना खान साहब की जल्द रिहाई नजर आ रही है, ना तरीके साहब की सियासी मुश्किलात में कमी दिखाई दे रही है, बल्कि वो सियासी मुश्किलात ही अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ती दिखाई दे रही हैं अगर वो यही पॉलिसी कंटिन्यू करते हैं तो। डेफ़िनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर उन्होंने पॉलिसी ना बदली और या टीम ना बदली तो उससे फिर नुकसान ज़्यादा होगा। या तो फिर फैसला करना है ना आपने कि आपने क्या करना है। आपने कोई सियासी अंदाज से आगे बढ़ना है, या मुज़ाहमत का क्या मतलब है? मुज़ाहमत का मतलब है कि आप सिविल वॉर शुरू करेंगे। तो अगर सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं, जो भी कोई हैं वो ऐलान ऐलान करें ना, फिर आगे लगें, क्योंकि उसमें बहुत सारे बंदे हम जैसे तो शामिल नहीं होंगे। हम्म। ये तो अपने मुल्क में सियासत की जाती है, अपने मुल्क के दायरों से बात की जाती है, लड़ा तो नहीं जाता ना। ये तो बिल्कुल ही अक्ल-ओ-फ़हम के ये जो इस लेकिन वक़्त ये लेकिन जो फैसल साहब, मुफाहमत के लिए भी अ, किससे बात करें? मुफाहमत के लिए भी किससे बात करें? सियासी तरीके जमातों साहब से। कहती है हमने मुक़तदरा से बात आपको करी है, सियासी मुक़तदरा उनसे जमातों बात से नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट आगाज़ की लेना बात जब होती है पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के बारे में सस तरीके साहब कहती है कि उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, हम उनसे क्या बात करें? देखिए, वो बात इख्तियारात की इनका इश्यू नहीं है। आप पहले अपोज़िशन जमातों से बात करें, उनसे उनको साथ में लाएँ, बेयर मिनिमम कंसेंसस करें, पॉलिटिक्स करें और फिर उनके गवर्नमेंट के साथ बात करनी पड़ेगी। जैसे मतलब मार्शल लॉ के दौर में भी तो समर गवर्नमेंट से बात होती है ना। सही। जो हुकूमतें होती हैं मार्शल लॉ की, टोटल इल्लीगल होती हैं, de facto होती हैं, काबज़ होती हैं, उनसे बात लोग करते हैं ना। सियासी जमातों के पास तो मुज़ाकरात ही एक हल होता है ना, उसके अलावा क्या हल होता है? हम कोई बंदूक बरदार तो हैं नहीं, हों भी तो अपना इस तरह से थोड़ी लड़ सकते हैं। ठीक है ना? ये अक्ल-ओ-फ़हम के जो है उसके खिलाफ बात है। सही तो है। ये जो सियासत है, ये जज़्बातियत का खेल नहीं है। इसमें बड़ी आपको तहम्मुल-मज़ाजी चाहिए होती है, बड़ा ठंडे दिमाग से चाहिए काम होता है। सही है। और इसमें दूसरी तरफ हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए। सही है। और पीटीआई बहुत बड़ी जमात है, उसमें जो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, चौधरी एजाज साहब जैसे हैं, वो अपना महमूद रशीद सही साहब है। जैसे हैं, उनको बाकी जो उमर हैं, यास्मीन बीबी हैं, इन लोगों से भी बात करें ताकि कोई मुल्क में टेम्परेचर नीचे हो। ये मुल्क ठीक। का मामला है। शहरी जो हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, हैं तो पाकिस्तान के शहरी ना। सही है। तो फैसल साहब उनकी भी आप अगर आप इमरान खान साहब को अब आपने 300 केसेस में रखा हुआ है, सियासी ठीक है। केसेस में, ठीक है? अब कितनी आपने ज़्यादती करनी है? सीटें आप रिज़र्व उनकी छीन रहे हैं, ठीक। आप उनके लोगों को सज़ाएँ दे रहे हैं। अब हर चीज़ तो आप उनके खिलाफ के आपने उनसे संबल भी ले लिया, इलेक्शन भी छीन लिया, उनकी फैमिली को भी आपने 2 साल से जेल में रखा हुआ है, इमरान खान साहब को सही भी है। रखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं उनसे? अब या तो फिर अच्छा, आप फांसी लगाना शुरू कर दें पीटीआई के सारे लोगों को। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पर तजिया लेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पर्टिकुलरली जब बात हो रही है कुछ लोग, कुछ दो की है इसके पीछे कुछ लॉजिक या कोई सीरियस कंसिडरेशन या कोई सीरियस कोई ऑफर है, या जस्ट तरीके इंसाफ की ख्वाहिश है, या कहीं से कहा कुछ और गया, उसे इंटरप्रेट गलत किया गया कुछ लोग, कुछ दो की जो बात हो रही है? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, गुज़ारिश ये है कि इसके कोई आसार तो नज़र नहीं आ रहे। ये जो ऑफ़र मोहतरमा हलीमा खान साहिबा की जानिब से की गई थी, इसका कोई, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, इसका कोई बायर तो मौजूद नहीं है इस किस्म की ऑफ़र का। और देखिए, आपको कुछ इशारे मिलते हैं ना, आप भी बहुत से लोगों से मिलते हैं बहैसियत सहाफ़ी। तो अगर आप अपने तज्ज़िये के मुताबिक और अपनी खबर के मुताबिक देखें तो आई एम श्योर, मैंने आपसे पूछा तो नहीं, लेकिन मैं भी यही यकीन कर सकता हूँ कि आपको भी कोई ऐसे इशारे तो नहीं मिल रहे कि कुछ लेन-देन वाला मामला जी हो हाँ। रहा है या कुछ लो और दो का सिलसिला चल रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मटीरियल चीज़ तो हमें कोई होती हुई नज़र नहीं आ रही। सो व्हेन यू लुक अराउंड और अब आपको ये चीज़ें पता लगती हैं, तो फिर आप यही कह सकते हैं कि गुंजाइश नहीं है फिलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई इमिनेंट कोई फिलहाल कोई ऐसी चीज़ जो रिलीफ की सूरत बनती हो। ये बहुत सी चीज़ें उड़ाई ज़रूर गईं, बहुत से मैं ये कह सकता हूँ कि अफ़वाहें गर्दिश करती रहीं कि जी इमरान खान साहब के लिए बस उनकी रिहाई हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है।
अब 5 तारीख को उनका केस ज़रूर लगा है सज़ा मौतली का। लेकिन अगर आप इसको गौर करें और इसको गौर से देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि 5 तारीख को कोई रिलीफ इमरान खान साहब को फौरी तौर पर मिलने जा रहा है। मैं दोबारा कहूँगा कि अभी उनको सज़ा नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था अपने ब्लॉग के अंदर कि दोनों को सज़ा हो सकती है और हुई भी फिर। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी सज़ा मौतली के काफ़ी फेयर चांसेस हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन पे जी। आनत का या एक जुर्म है और उनमें उसमें गुंजाइश अभी भी मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर है कि उनकी सज़ा मौतली आसानी से हो जाए। जहाँ तक बात जनाब इमरान खान की है, तो उनके लिए अभी मसाइल अपनी जगह मौजूद है और उसमें मुझे कोई इतनी बड़ी अभी तब्दीली होते हुए नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई कुछ लोग कुछ दो वाली बात नज़र आ रही है। और जो आप इशारों की बात कर रहे थे उसमें इत्तलात तो कुछ इस तरह की आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनडायरेक्टली ये बताया गया है, पैगाम दिया गया है कि आपके जहां तक कानूनी केसेस का मामला है वो आपको अदालतों से ही आपको रजू करना पड़ेगा, और जहां तक आपके सियासी मामलात का ताल्लुक है वो भी आपको सियासी गवर्नमेंट से रजू करना पड़ेगा। वहां से जो है वो विंडो बंद है जहां तहरीक इंसाफ चाह रही है मुक़तदरा की जानिब से। देख जी, मैं गुज़ारिश वही है कि अगर आप देखें कि जितनी भी बातें की गई, फिर आपको पता है बात-बात की बोलियाँ बोली जाती हैं, बहुत से यूट्यूबर हज़रात, ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर अपना करना एक हम्म। होता है। देखिए ये जो गुज़िश्ता रोज़ भी जो मोहतरमा हलीमा खान साहिबा ने कहा जी वो 3 डिमांड, ऐसी कौन-सी डिमांड है जो इमरान खान साहब से की गई? ये पता नहीं कोई फ़ैसिनेशन है हमारे कुछ जो कुछ 1-2 मैं यही कहूँगा सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी कोई वो फ़ैसिनेट करते रहते हैं इसी चीज़ को और इमेजिन करते रहते हैं कि जी कोई 3 डिमांड्स थी। आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को क्या कोई चुप रहने का कह सकता है और क्या वो चुप रहेंगे अगर उनसे कोई डीलिंग किसी की हो? द आंसर इज़ नो। ना उन्हें कोई बाहर भेजने के लिए तैयार है। ना 26वीं तरमीम की वैलिडेशन उनसे किसी ने करवानी है, क्योंकि उनकी जमात तो एग्री कर गई थी, सिर्फ बायकॉट किया था उन्होंने हम्म। 26वीं आईनी तरमीम का, वोट नहीं किया था, अगर आपको याद हो। या तो और जहाँ तक 9 मई की बात है, तो वो तो एक सेटल्ड चीज़ है, उसकी तो कंप्लेनेंट पाकिस्तान की अफ़वाज है और वो मामला अब इंस्टीट्यूशनल है। समर आपको भी पता है, मुझे पता है, वो तो अनचेंज्ड रहा है उनका पूरा मौक़िफ़। तो ये सारी बातें जी कि इमरान खान साहब के पास लोग चले गए और जी डीलों की ऑफ़र होगी, मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर मेंशन करूँगा। इमरान खान साहब से वक़्तन-फ़वक़्तन लोग जाते भी रहे हैं, लोग मिलते भी रहे हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये भी इट वाज़ पार्ट ऑफ द प्लान कि एक स्पेस भी खुली रहे और लोग जाकर उनसे बातें भी करते रहे, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है? द अल्टीमेट रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। और जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि जी इमरान खान अगर बाहर आना चाहे, वो तो 1 दिन में या 1 मिनट में आ जाए, मैं समझता हूँ ये तो अहमको की जन्नत में रहने वाली बात है। ग्राउंड रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। कोई ऐसा मौका पिछले 2-3 सालों के अंदर नहीं आया, ज ख़ास तौर पर 2 साल से वो जेल में हैं, कि जहाँ इमरान खान साहब ने ये ख्वाहिश ना की हो कि उनसे कोई बात करे या वो तो अपनी गिरफ्तारी से पहले, हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी इस बात के गवाह हैं कि गिरफ्तारी से पहले भी वो कहते थे यार मैं पैगाम भिजवा रहा हूँ आर्मी चीफ को, तो मुझे जवाब आगे से नहीं मिल रहा। तो जेल के अंदर जाकर ऐसी किसी की क्या मजबूरी थी, खास तौर पर 9 मई के बाद, कि वो इमरान खान साहब से किसी किस्म की नेगोशिएशन करता या उनकी अप्रूवल या वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती इस निज़ाम को। मेरे और आपके लिए ये बात ज़रूर मौजूद थी कि जी ये कैसे चल सकता है ये निज़ाम, जहाँ इतनी एक मुल्क की बड़ी जमात के साथ मामलात ख़राब हो। लेकिन जिन्होंने चलाना था, उन्होंने अपनी तशरीह में और अपने मामलात में उस निज़ाम को चलाया और वो ऐसा ही है। निज़ाम इमरान खान साहब की सपोर्ट के बगैर चला है। अ, और वो निज़ाम सियासत भी मज़ीद चली है। मुस्तहकम हुआ है इस हालिया जो एक पाक भारत कशीदगी में जो पाकिस्तान को अपर एंड मिला है, वो निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम हुआ है। बिल्कुल समर देखिए इस निज़ाम ने पहले खुद को खड़ा किया है। मैं देखिए इसकी जो लीगल एस्पेक्ट है या इसकी कानूनी नौइयत है या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है, मैं उसके ऊपर बात नहीं ऐसा करता ही कि है। जी कहाँ 26वीं यानी तरमीम कितने दुरुस्त तरीके से हुई, क्या उसमें डंडा-सोटा इस्तेमाल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, वो तो मैं उसमें कोई अनडिनायबल बात तो नहीं है ना। क्या 8 फरवरी 2024 का इंतखाब हम कह सकते हैं कि कानूनी आईनी तौर पर दुरुस्त था? द आंसर इज़ नो, कि उसमें बहुत से सुकम थे और बेशुमार बेज़ाब्तियाँ थी। बिल्कुल। 18 में भी थी, 24 में भी थी। लेकिन मसला ये है कि ये निज़ाम ना सिर्फ बना, इसने खुद को बनाया, फिर इसने खुद को इंसुलेट किया, ताकतवर किया, अपने जो इरिटेंट्स थे उनको टेक ऑन किया। अब ये निज़ाम के जो पावर हाउस है हुकूमत का, वो तो है एस्टेब्लिशमेंट। आप ये देख लें कि पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज का और जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो फील्ड मार्शल हैं, स्टेचर कहाँ जा चुका है? आप भी बहुत सी ब्रीफिंग्स में जाते हैं, बहुत से लोगों से या मिलते हैं। क्या वही सेंटिमेंट है पाकिस्तान की अवाम का
जो बैशिंग एस्टेब्लिशमेंट की हो रही थी महीना 2 महीना पहले, वैसा तो नहीं रहा। ऐसा ही है बिल्कुल। और दूसरा ये बताएं मुनीर फारूक साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर ऑप्शन की जब बात होती है, कल भी खान साहब ने कहा कि फिर एक तहरीक की तैयारी की जाए, वो तहरीक फिर आपको लग रहा है कि एक कामयाब तहरीक चल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जब तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं? पंजाब के अंदर जो है वो जो वहाँ पे सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान एक लड़ाई चल रही है ताकत की। फिर केपी के अंदर जो है वो अली अमीन गंडापुर और जो केपी के प्रेसिडेंट हैं जुनैद अकबर साहब, उनके दरमियान आपस में मामला ठीक नहीं, और बाकी भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर। तो इसमें तहरीक का चलना लग रहा है आपको मुमकिन है, एक इफेक्टिव तहरीक का चलना? देखिए, इफ़ेक्टिव तहरीक तंज़ीमी एतबार से जब तक कोई जमात मुकम्मल ना हो, तब तक नहीं चल सकती। इमरान खान साहब बाहर हों, तो मैं मानूँगा कि तहरीक भी चल सकती है और चलें वो कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि इवन जब इमरान खान साहब बाहर थे, 25 मई 2022 को जब वो इस्लामाबाद आए थे, तो कितनी बड़ी तहरीक वो ले आए थे। फिर भी केपी का ही क्राउड था, या ठीक है पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद निकली, लाहौर से उनकी गाड़ी टूटी, क्रैकडाउन हुआ, लोग फिर भी चले इमरान खान के लिए फिर भी कोई निकल आए। बाद में तो सारा केपी का क्राउड है और सरकारी मशीनरी है जो उन्हें इस्लामाबाद लाती रही है। अब इमरान खान साहब जेल में हैं, तो ये लोग कहाँ से निकलेंगे और किस मोटिवेशन पर आएँगे? अपने बच्चे तो कोई लाता नहीं है, गरीबों के बच्चे ले आते हैं उनकी गाड़ियाँ तुड़वाने के लिए, उनकी हड्डियाँ तुड़वाने के लिए, फिर उन पे बैटन चार्ज होता है, तो ये तमाशा और तजर्बा हर दफ़ा तो नहीं हो सकता ना, और ना ही कोई अलाउ करेगा। इस वक़्त तो मैं अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस पूरी सिनेरियो को देखें समर, तो क्या आपको लगता है कि किसी की मजबूरी है कि वो इमरान खान साहब से बात करे? क्या इमरान खान साहब के पास कोई लेवरेज है जो वो इस्तेमाल कर सकें? देखिए, दुरुस्त कह रहे हैं आप। आज नहीं है, अब कल अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जो कि उनके पास कोई ऐसे हुक्म के इक्के आ जाएँ और वो उसको इस्तेमाल करें, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। हम्म। आज की तारीख में तो एस्टेब्लिशमेंट उनको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत उनका उनका मज़ाक उड़ा रही है, उनसे बात भी जो करते हैं, वो भी बड़े अजीब तरीके से कर रहे होते हैं। हुकूमत तो नए-नए लॉलीपॉप दे देती है तहरीक-ए-इंसाफ को। तो फिर क्या रह जाता है किसी सियासी जमात के पास या किसी सियासी लीडर के पास साबित करने के लिए? तो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर यही है कि बातचीत के जरिए, मुफाहमत के जरिए जो है वो सियासी स्पेस ली जाए, फिर अपना रास्ता बनाया जाए। जी, देखिए, अब जब तक हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा समर। रास्ते सियासतदानों की राहदारियों से ही निकलते हैं। इमरान खान साहब अगर आज कहा जा रहा है कि ही इज़ डन, जो ताकतवर हल्के हैं वो ये कह रहे हैं, तो इट डज़ नॉट नेसेसरिली मीन कि इट इज़ फॉर गुड, कि सारी उम्र के लिए ऐसा है। कल हालात बदले तो हमने देखा है लोग बाउंस बैक भी किए हैं ऐसे ही है। सियासत के अंदर। क्या इमरान खान साहब नहीं कर सकते? आज के जो हालात हैं और आज की मुक्तदरा के मुताबिक तो उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। बट अगर वो कुछ सियासी तौर पर दुरुस्त फैसले लें, तो क्या पता उनके लिए हालात खुल जाए और आज से 5 साल बाद मैं और आप उन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हो। यू कैन नॉट रूल आउट दीज़ ऐसे ही है। पॉसिबिलिटीज़। वैसे भी शिबली फराज साहब ने तो कहा है, आज थोड़ी सी लचक तो नजर आई है तहरीक इंसाफ के रवैये में। वो जो कहते थे, खान साहब ने भी कल कहा कि मैं सिर्फ मुक्तदरा से बात करूंगा, किसी और से बात नहीं करूंगा, लेकिन आज शिबली फराज साहब ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म बाख्तियार होते हैं, उनके पास कुछ इख्तियारात होते हैं, तो हम उनसे बात करने को तैयार हो सकते हैं। जी, बिल्कुल उन्होंने ये बात कही है और मैं समझता हूँ एक मैच्योर स्टेटमेंट है, जो शबीर फराज साहब ने दी है। इसको हुकूमत को भी खुले दिल से वेलकम करना चाहिए, गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए। ये लठ वाली लड़ाई तो है नहीं जो सारी उम्र लड़ते रहेंगे सियासतदान आपस में। बहरहाल उन्हें इकट्ठे बैठना चाहिए, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए और अगर हुकूमत के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो बड़ी अच्छी बात है। तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये कर सकती है तो। अलबत्ता अगर एक-दूसरे को गालियाँ निकालनी है और तहरीक-ए-इंसाफ ने सही। सिर्फ़ हुकूमत को गालियाँ ही निकालनी है, तो फिर तो हालात ख़राब हैं। और आज जो इमरान खान साहब की हमशीराओं की जानिब से कहा गया जी कि यज़ीद भी ये कहता था, तो फलाना भी ये कहता था, फिर तो आप अपने लिए खुद ही, वो कहते हैं, अपनी बेड़ियों में आप खुद ही पत्थर भर रहे हैं और सही। अपने लिए मसाइल खुद ही पैदा करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मामला फहमी से काम लेना होगा अगर अपनी सियासी और दीगर मुश्किलात को कम करना है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट है, उस पर बात होगी एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं, जब मुल्क में दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनीज ने सरमायाकारी की है। बिलखुसूस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कई कंपनियों ने पाकिस्तान का रुख किया, जिससे पाकिस्तानियों को न सिर्फ कम ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां मुयसर आई हैं, बल्कि मार्केट में एक मुसाबकती फिजा भी पैदा हुई है। मुल्क में वफाकी बजट की आमद है, जिससे मुतालिक गुज़िश्ता हफ्ते यह खबर सामने आई थी कि IMF ने पाकिस्तान में
ऑटो इंडस्ट्री से मुतालिक पॉलिसी पर भी नजरसानी की शर्त रखी है। IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान इस कदगन को खत्म करे जिसके तहत मुल्क में सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत है, लेकिन इस मुमकिन शर्त ने मुकामी तौर पर बनने वाली गाड़ियों और मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में आती तेजी से मुतल्लिक कुछ खदशात पैदा कर दिए हैं। बिलखसूस वो आलमी कंपनियां जो पाकिस्तानी कंपनियों के इश्तराक से मुल्क में बड़ी तादाद में न्यू एनर्जी व्हीकल तैयार कर रही हैं या करने का इरादा रखती हैं, उन्होंने इस पॉलिसी से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट का शोबा पाकिस्तान में दरामद होने वाले ईंधन का 77.3% इस्तेमाल करता है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां या ईवीज सालाना 15 अरब डॉलर के ईंधन की दरामदात में कमी ला सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 30% ईवीज और PHEVs अपनाने से ईंधन की दरामद में 1 अरब डॉलर की बचत मुमकिन है। इसी तरह पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट 43% फिजाई आलूदगी का बाइस बनती है। वादे रहे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां किसी भी किस्म के अखराज के बगैर चलती हैं, जो शहरी इलाकों में फिजाई मयार को बेहतर बनाने और माहौलियाती और माशी मसाइल में कमी ला सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में कदम रखा है, जिनकी यह तजवीज़ है कि ईवीज की दरामद पर कम ड्यूटीज वक्ती तौर पर बरकरार रहें ताकि मुकामी मार्केट में तलब पैदा हो और सरमाएकार मुकामी पैदावार में दिलचस्पी लें। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाजत नए न्यू एनर्जी मॉडल्स की कीमतों को गैर मुसाबकती बना देगी और EV ट्रांजिशन को नुकसान पहुंचेगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद से मुकामी न्यू एनर्जी व्हीकल असेंबली में सरमायाकारी रुक सकती है, जो मुलाजमतों, टेक्नोलॉजी और लागत को भी मुतासर करेगी। पाकिस्तान में रवायती ईंधन पर चलने वाली ICE या इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ियों से NEV या न्यू एनर्जी व्हीकल्स की तरफ मुंतकिली के लिए मुस्तकिल और मुआवन पॉलिसी का फुकदान एक बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक 2030 तक 30% EV अपनाने का हदफ मुनासिब मराद के साथ ही मुमकिन है, जबकि NEV पॉलिसी से सालाना 100 अरब रुपए की बचत भी हो सकती है। इस पॉलिसी में प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शामिल किए जाने की तजवीज़ सामने आई है ताकि सार्फिन को NEV की तरफ मुंतकिली आसानी हो। इन तमाम मामलात पर मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD के नायब सदर सेल्स एंड स्ट्रेटजी दानिश खालिक ने। बहुत शुक्रिया दानिश खालिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पाकिस्तान में ट्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बताएगा कि 2030 तक तो हदफ है कि 30% गाड़ियों को मुंतकिल करना है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा एक हदफ रखा गया है। अब तक कितनी पेनिट्रेशन हो सकी है पाकिस्तानी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, आपने राइटफुली कहा कि हमारा 2030 तक जो टारगेट था वो था 30% कन्वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं 4 व्हीलर मार्केट की, तो तकरीबन 4.5 मिलियन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ऑफ ऑल काइंड्स इन द 4 व्हीलर कैटेगरी। उसके अंदर देयर इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो अभी तक कन्वर्ट हो पाई है। ऑल्दो देयर हैज़ बिन, आप सही कह रहे हैं, एक पूरा ट्रेंड है कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं, कि उस तरफ एक रुझान आ रहा है। लेकिन क्या हम 2030 तक उसको अचीव कर पाएंगे? आई थिंक गिवन कि अब हमारे पास तकरीबन 4.5 साल रहते हैं टू अचीव दैट टारगेट, इट्स हाईली अनलाइकली कि हम वो 2030 तक अचीव कर सकते हैं दैट 30% पेनिट्रेशन और कन्वर्जन। बट सर्टनली देयर हैज़ टू बी सम सपोर्ट इन प्लेस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम इफ़ नॉट इन 2030 हम उसके बियॉन्ड जाके ज़रूर इस लेवल ऑफ कन्वर्जन पे पहुंच जाएं। इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम उस हदफ तक पहुंचने से कासिर हैं? देखें, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो देर आर सर्टन थिंग्स जिनको ओवरकम हमें करने की ज़रूरत है। एक है रेंज एग्जाइटी, जो कि आती है कि एक गाड़ी जो फुल चार्ज पे है वो कितने किलोमीटर्स कर सकती है, और जब वो किलोमीटर्स हो जाएंगे तो उसके बाद वो कहाँ पे जाके चार्ज कर सकेगी। तो अभी तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में उस हिसाब से नहीं डेवलप हुआ हुआ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमारी कंपनी भी, उनकी एक सिस्टर कंसर्न है दैट इज़ पुटिंग टुगेदर द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ इंसेंटिवाइज़ किया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, परमिटिंग एंड ऑल्सो जो रेट्स हैं जो कि एक बिज़नेस जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाता है, जो उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्ज करेगी, उसको भी उन्होंने रिड्यूस और अट्रैक्टिव बनाया है। तो आई थिंक ये जब चीज़ें एक साथ होंगी तो वो रेंज एग्जाइटी भी एड्रेस होगी। उसके साथ साथ एक और ये जो पूरे मुल्क के है अंदर जो है ये चार्जिंग जो स्टेशन का जो है वो नेटवर्क जो है वो कायम किया जा रहा है?
पर्टिकुलरली हाईवेज के ऊपर ये होंगे? जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। देखिए हमारी कंपनी जो है वो भी कर रही है और वी आर डूइंग पार्टनरशिप्स विद अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जिनकी हम एग्जिस्टिंग फ्यूल स्टेशंस को यूज़ करके वहाँ पे चार्जर्स भी लगा देंगे। उसके साथ-साथ जो हमारा भी जो प्लान है और जो गवर्नमेंट की भी जो अप्रोच है वो यही है कि बोथ विद इन द सिटी एंड ऑल्सो आउटसाइड द सिटी ऑन द हाईवेज़, ऑन द मोटरवेज़ ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाए। अच्छा, इससे पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम गेट्स रिज़ॉल्व्ड। ऑफ कोर्स एक और एस्पेक्ट जो है वो है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स। एक परसेप्शन जनरली है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू जो हम कन्वेंशनल इंजन बेस्ड या फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स की बात करते हैं। और उसमें एक टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट सी एट द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल सेपरेटली और हम ये ना देखें कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, जो कि डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है व्हेन यू मूव फ्रॉम एन कन्वेंशनल व्हीकल टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक वो टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उसको उस तरीके से देखेंगे तो देन वी अंडरस्टैंड कि द प्राइसिंग एंड द कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो कंपेटिटिव। और जो तीसरी रीज़न है जिसकी वजह से अभी तक इतनी ज़्यादा एडॉप्शन नहीं हुई है वो ऑफ कोर्स एक जनरल अवेयरनेस है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग दैट राइट नाउ। उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक अवेयरनेस, एक गैप एग्जिस्ट करता है। एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जनरली स्पीकिंग थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है फ्रॉम कस्टमर्स, बट जैसे हमारी कंपनी ने भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं मार्केट में और अभी तक वी हैव हैड गुड रिस्पॉन्स एंड वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग द अवेयरनेस अराउंड द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जो कि कंज्यूमर को होगा इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स दैट दे विल गेट, बट ऑल्सो अगर हम एक मैक्रो लेवल पे बात करें कि कंट्री लेवल पे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इफ़ यू वर मूविंग इनटू अ न्यू एनर्जी व्हीकल ऑप्शन। तो ज़ाहिर है एनईवीज़ की एडॉप्शन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ फैसले करने थे, कुछ पॉलिसीज़ बनानी थी, वहाँ भी हमें एक फुकदान दिखाई दे रहा है। बल्कि उल्टा यहाँ पे तो अब ये हो रहा है कि बजट के अंदर जो इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ हैं, रवायती जो है ईंधन पे चलने वाली, उनकी दरामद के हवाले से भी कुछ जो है वो छूट दी जा रही है, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एनईवीज़ के अंदर, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखें गवर्नमेंट ने एक अपनी न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी भी है जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें सर्टनली वी आर होपिंग दैट दे विल बी एबल टू प्रोवाइड सम कंसेशंस एंड इंसेंटिव्स टू प्रमोट न्यू एनर्जी व्हीकल्स। बट उसके साथ साथ अगर हम ये बजट में और नेशनल टैरिफ पॉलिसी की बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें भी एक डिस्कशन हो रही है कि ये जो व्हीकल्स हैं, यूज़ व्हीकल्स, इसकी इंपोर्ट जो है वो ओपन कर दी जाएगी और ये व्हीकल्स बिटवीन 5 to 10 ईयर्स ओल्ड भी हो सकते हैं। तो इससे देखें हमें दो तीन चीज़ें हैं जो कंसिडर करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो हम अगर न्यू एनर्जी व्हीकल की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा उसके जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि डेफिनेटली एक इमिशन रिडक्शन आती है। ऐसा ही है। हमें ये पता है कि पाकिस्तान इज़ अ वनरेबल कंट्री व्हेन इट कम्स टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अभी हमें ये रिसेंटली भी पता पाकिस्तान ने जो है फॉर सर्दियों में एग्जांपल स्मोक दैट का बड़ा जो है वो चैलेंज फेस किया पाकिस्तान ने। बिल्कुल जी जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें अगर हम उसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल सिटीज़ लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इवन कराची, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट इंक्रीजेज अप टू 1000, राइट। दिस इज़ हैज़र्डस इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम जो यूएन जो बताता है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके हिसाब से ये हैज़र्डस लेवल्स पे चला जाता है। तो इसकी इमिशन रिडक्शन होगी किस तरीके से, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हो टूवर्ड्स न्यू एनर्जी व्हीकल्स मच मोर एफिशिएंट, जहाँ पे टेल पाइप एमिशंस की अगर मैं बात करूँ एक गाड़ी की तो वो अप टू 60 to 80% रिडक्शन हो जाती है इन इफ़ यू लुक एट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल एंड कंपेयर इट टू अ फ्यूल बेस्ड व्हीकल। यस, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं टू आइस व्हीकल्स तो 60 to 80% की रिडक्शन है इन टेल पाइप एमिशंस। तो हमें ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। इसको प्रमोट करने के लिए वी नीड टू हैव इंसेंटिव्स इन प्लेस। लेकिन अगर आप पुरानी व्हीकल्स आना शुरू कर देंगे, उसकी इंपोर्ट अगर आप शुरू कर देंगे यूज़ व्हीकल्स की, तो वो तो डेफिनेटली आपकी एनईवी एडॉप्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि और ना सिर्फ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी बट आप इमेजिन करें कि ये वो व्हीकल्स हैं जो कि शायद बाकी मुल्कों में इतनी ज़्यादा एफिशिएंट ना हो और वो अगर यहाँ पे डंप होना शुरू हो जाए, ये 10-10 साल पुरानी की टेक्नोलॉजी अगर होगी तो इसकी एमिशंस की क्या सिचुएशन होगी।
तो वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि नॉट ओनली इज़ इट एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि अगर वो एक सस्ती गाड़ी इस तरीके की आ जाती है तो आपका देखिए ये भी तो आपको देखना है ना, हम जो है न्यू एनर्जी व्हीकल की अडॉप्शन जब बात करते हैं तो हम सिर्फ कोई इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर नहीं बात करते हैं, हम तो बात करते हैं कि इसके भी लोकल असेंबली इज़ व्हाट वी आर पुटिंग टुगेदर, जिसकी आगे लोकलाइजेशन भी होगी, जिससे आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपका जो फ्यूल इंपोर्ट बिल होता है जब आप एनईवी के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप यूज़ व्हीकल को खोल देते हैं तो आपका वो फॉरेक्स इम्पैक्ट भी आपका जो आप रिड्यूस करने की बात करते हैं वो शायद इंक्रीज़ कर जाए, और जो आप इमिशंस जिसकी रिडक्शन की आप बात करते हैं थ्रू द एडॉप्शन ऑफ एनईवीज वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ना एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डबल आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जो टू कंसर्निंग चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करना विद द हायर एडॉप्शन ऑफ एनईवीज। बहुत शुक्रिया नादिर खालिद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।